हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चिकू स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं 12वीं की फिजिक्स। मेरा नाम पंकज। हमने क्या कूलॉम का नियम पढ़ लिया और अध्यारोपण का सिद्धांत ये सब कर लिए। अब हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र और उसकी विशेषता। बोर्ड नहीं होने के कारण हम कुछ दिन इसी में ही पढ़ेंगे। फिर क्या है, जो जिससे हम वीडियो बनाते हैं वो फ़ोन आ जाएगा तो हम उसमें करेंगे। तो पहले क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इसमें क्या है कि किसी आवेश व आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। मतलब ये कोई आवेश है क्या हो, इसके कारण क्या ये क्षेत्र बना। तो इस क्षेत्र में अगर कोई फ्रिक्शन आवेश क्या हो 0 हम रखेंगे तो यह जब बल का अनुभव करता है, इस आवेश के कारण यह बल का अनुभव करता है तो उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? किसी आवेश मतलब किसी आवेश के कारण आवेश के समुदाय। आवेश का समुदाय कैसे होगा? Q1 Q2 Q3, ये आवेश का समुदाय होगा। इसका ये क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश रखा है Q0, तो ये क्या होगा? फ्रिक्शन आवेश। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश, इसमें रखा कोई अन्य आवेश है, इसे फ्रिक्शन आवेश भी हम कह सकते हैं। इसमें रखा कोई अन्य आवेश क्या करे? बल का अनुभव करे, तो हम इसे क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे फ्रिक्शन आवेश, मतलब कोई ये कोई आवेश है क्या, इसके ये कोई बिंदु जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है ये वैद्युत क्षेत्र? इनमें रखा कोई Q0 आवेश, ये क्या करे? बल का अनुभव करे, तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर हमने क्या रख दिया? वैद्युत फ्रिक्शन आवेश प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले, मतलब इस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर F बटा Q0, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर E इंटू Q0 लिख सकते हैं। ये दोनों सूत्र, ये E किसको प्रतीक करता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये E है, E क्या एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि। इसके बाद आता है इसका मात्रक। एसआई पद्धति में इसका दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। दो मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। अब हम विमा किससे निकालेंगे? न्यूटन प्रति कूलम से। तो न्यूटन की विमा क्या होगी? m1 L1 T-2 बटा A1 और T1। तो m1 सीधा L1 ये ऊपर जाए तो माइनस में, मतलब T-3 और -1, ये होगी इसकी विमा। मात्रक ये दो होते हैं, और इसका एक मात्रक और होता है डायन, जो कि कैसे सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डायन। और ये सूत्र और ये दोनों याद रखना। इससे हम क्या बल निकाल सकते हैं और इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें एक चीज और है कि ये दो आवेश, इस बिंदु से क्या आवेश उत्पन्न होता है, इस बिंदु से क्या आवेश उत्पन्न होता है जिससे क्या वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। इसे स्रोत आवेश बोला जाता है। और जिस पर फ्रिक्शन करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन आवेश। ये क्या होगा? ये आवेश उत्पन्न करता है इस स्रोत आवेश, और इसे क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन आवेश, क्योंकि इस पर हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन कर रहे हैं। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र का वह काल्पनिक क्षेत्र, कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये जैसे वैद्युत क्षेत्र है, ये इसका कोई काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें रखा कोई फ्रिक्शन आवेश गति या चलायमान करे, या इसकी ये जो चलते हैं, जितनी दूरी चलता है इसको जो दिखाया जाता है। जैसे ये कोई आवेश है, ये इतनी दूरी तय किया, तो ये जो दूरी है इसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे। इसके बाद अपना क्या टॉपिक आता है? उसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या आता है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पहला क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र
के सतत वक्र के रूप में होता है। सतत वक्र कैसे कि यह एक सीधी लाइन होगी, जैसे ये है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये क्या होंगे, ये सतत, इसे हम क्या बोलेंगे, सतत लाइन या सतह होगी। ऐसे नहीं होगा जैसे ये सतत नहीं होगा, जैसे कि ये दो बिंदु है तो इसके बीच में कोई क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, जिसके इनके बीच क्या गैप है ये नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सतत होने चाहिए। इसमें एक और होता है कि ये क्या करते हैं वक्र के रूप में, या ये जिस बिंदु से स्टार्ट होती हैं उसी बिंदु पर आके नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट हुई तो ये कहीं जाकर ख़त्म हो जाएगी बस। ये क्या है कि ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे कि इस बिंदु से स्टार्ट हुई और ये घूमकर वापस इसी बिंदु पर आ गई। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में नहीं होता, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि यह वक्र के रूप में नहीं पाया जाता है। जैसे ये रहा कि परंतु बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है। बंद वक्र का निर्माण क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु पर आकर नहीं मिलती है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, यह बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है और यह सतत वक्र के रूप में, मतलब एक सीधी रेखा के रूप में होती है। इसके बाद आता है कि वैद्युत क्षेत्र धनात्मक से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। सिंपल सा पॉइंट है कि धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पर जाकर खत्म होगी। इसके बाद क्या आता है कि वैद्युत क्षेत्र के रूप में वैद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। जैसे कि कैसे, जैसे ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस पर कुछ स्पर्श रेखा खींची है ई, ये क्या होगी, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। इसमें एक बात और ध्यान रखना, एक बिंदु से हम सिर्फ एक ही वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच सकते हैं, हम एक बिंदु से दो वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं खींच सकते। जैसे कि आगे वाला पॉइंट यही है, और ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड और CBSE इन सभी बोर्डों में आया हुआ है। क्या कि दो स्पर्श रेखा परस्पर कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि हम अगर ये दो वैद्युत क्षेत्र हैं, ये क्या है, दो वैद्युत क्षेत्र है, तो ये कहीं ना कहीं काटेंगे। जैसे इन्होंने क्या यहाँ काटा, यहाँ काटने का मतलब है कि ये इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु या इसे कटान बिंदु भी बोला जाता है। क्या, कटान बिंदु। ये कटान बिंदु है तो इस पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। दो स्पर्श रेखा होने के कारण इनके क्या, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो रेखाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। हमने इसमें क्या पढ़ा था पहले में कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा से एक स्पर्श रेखा है और एक ही वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच सकते हैं। इसमें क्या, दो हो गई, जो कि संभव नहीं है। ये दो रेखाएं एक ही बिंदु से संभव नहीं होने के कारण हम क्या बोलते हैं कि दो स्पर्श रेखा परस्पर कभी नहीं काटती। इसके बाद आता है विपरीत आवेशों की रेखाएं क्या, लच्छादार होती हैं। कि विपरीत प्रकृति के आवेशों की क्षेत्र रेखाएं क्या, लच्छादार होती है। जैसे ये बाद में क्या, लच्छादार हो जाती है। इसका मतलब क्या कि विपरीत आवेश जो होते हैं, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक बात ये ध्यान रखना कि चालकों की पृष्ठ रेखाएं तल के लंबवत प्रारंभ या समाप्त होती है। ये या तो तल के लंबवत आएगी या प्रारंभ होगी या ये समाप्त होगी। जैसे कि ये जैसे एक चालक है तो इसके तल के लंबवत या यहाँ से रेखा आएगी तो इसके तल की लंबवती रेखा जाएगी। जैसे ये तल के लंबवत यहाँ, जैसे देखो ये तल हो गया, इस तल के लंबवत रेखा आई है और यहाँ से ये तल है, इतना हम तल माने तो ये हमें क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं इसको। तो इसके तल के लंबवत समाप्त होगी। इससे हम कह सकते हैं कि चालकों में क्या है कि पृष्ठ रेखा के लंबवत प्रारंभ होती है या समाप्त होती है। इसके बाद पॉइंट आता है कि परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर स्थित समरूप वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। समरूप वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि हम किसी भी बिंदु पर इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें वो समान प्राप्त होगी। इसलिए क्या हो गया, परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि असमांतर स्थिति में क्या होता है, असमान समरूप को व्यक्त करता है। इसके बाद पॉइंट आता है संघन क्षेत्र रेखाएं। संघन क्षेत्र रेखाएं वो क्या है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, और विरल क्षेत्र रेखाएं क्या है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। इसके बाद आते हैं कि एकांक धनावेश क्षेत्र की रेखे गई खींचे गए। इसके बाद आपका पॉइंट आता है कि एकांक धनावेश की क्षेत्र रेखाएं खींचिए।
एकांक धनावेश की क्षेत्र रेखाएं खींचिए। हमारा ये एक एकांक धनावेश है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि एकांक धनावेश की क्षेत्र रेखाएं किस ओर होती है। ये एकांक धनावेश हमने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा, तो इसकी क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इसकी दिशा में होगी, और ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। जैसे अगर परीक्षण आवेश हमने यहाँ रखा तो ये यहाँ से अनंत तक जाएगी, यहाँ रखा तो ये यहाँ, मतलब इसके कहीं भी हम रखें ये क्षेत्र रेखाएं क्या है, बाद में कहाँ जाएगी, अनंत तक जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला तो ये हो गया कि एकांक धनावेश की जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनात्मक से कहाँ जाती है, अनंत तक जाती हैं। और दूसरा क्या हो गया, यह धनावेश से बाहर की ओर जाती है, क्योंकि यह किधर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, न कि अंदर की ओर आ रही है। तो इसका दो ही पॉइंट है कि एकांक धनावेश की क्षेत्र रेखाएं एक तो अनंत की ओर जाती है और दूसरी क्या है, यह बाहर की ओर जाती है। अब इसका उल्टा क्या है, एकांक ऋणावेश की क्षेत्र रेखाएं। एकांक ऋणावेश, जैसे ये एकांक ऋणावेश है, इसके हमने यहाँ प्रेक्षण आवेश रखा। प्रेक्षण आवेश रखने पर इसमें क्या होगा कि इसकी क्षेत्र रेखाएं अनंत से आएगी, अनंत से ऋणात्मक की ओर आएगी। जैसे यहाँ पर प्रेक्षण आवेश रखा तो यहाँ अनंत से क्या है, ऋणात्मक आवेश की तरफ आएगी। यहाँ पर रखा तो ये अनंत से क्या होगी, ये ऋणात्मक आवेश के। इसका मतलब क्या होगी, एकांक ऋणावेश की क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती हैं, अनंत से कहाँ होगी, शुरू होगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी या ऋणावेश पर आकर रुकेगी। और धनात्मक में क्या था कि धनावेश से शुरू होगी और धनावेश में क्या था, धनावेश से शुरू होगी और अनंत पर जाकर रुकेगी। और ऋणात्मक में अनंत से शुरू होगी और धनात्मक पर आकर रुकेगी। तो ऋणात्मक में हम ये एक और लिख सकते हैं कि रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर आती हैं। ये क्या अंदर की ओर आई, अंदर की ओर कैसे आएगी, जैसे यहाँ है अनंत है तो अनंत से ऋणात्मक मतलब अंदर की ओर आ रही है, और यहाँ से धनात्मक से जा रही है मतलब यह बाहर की ओर जा रही है। इसके बाद आता है समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों की क्षेत्र रेखाएं। समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों की क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है तो इसकी क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। हमने पहले क्या पढ़ा था दूसरे विशेषता में, दूसरे पॉइंट में, कि क्षेत्र रेखाएं क्या धनात्मक से शुरू होती है और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। तो ये धनात्मक से जाएगी और ऋणात्मक पर समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगी, समान प्रकृति आवेश धनात्मक से शुरू होगा और ऋणात्मक पर जाकर समाप्त होगा। आगे हो गया समान आवेश हो तो क्या हो, समान आवेश हो तो मतलब समान आवेश हो तो क्या होगा, जैसे दो धनात्मक समान आवेश ले लें हम, ये धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा तो इसकी क्षेत्र रेखाएं यहाँ से क्या हो जाएगी, चलकर आगे प्रतिकर्षण होने लग जाएगा। इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होने लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया। मतलब कूलाम के नियम से हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की तीव्रता का सूत्र स्थापित कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक आवेश है, क्या हुआ आवेश, कैपिटल क्या हुआ आवेश है, इसे r दूरी पर क्या एक बिंदु P है जिस पर क्या है परीक्षण आवेश क्या वो 0 है, इसको O मान ले। ये क्या होगा कि एक बिंदु O है जिससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर आवेश क्या हुआ है, और O पर क्या हुआ, O पर कैपिटल क्या हुआ आवेश है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखने की क्या, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कैसे करें, कूलाम का नियम क्या था, F बराबर के क्यू 0 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर क्यू 0, वहाँ पर क्या था क्यू 1 और क्यू 2 था। तो यहाँ पर क्यू 1 क्या है, कैपिटल क्यू, और क्यू 2 क्या है, स्मॉल क्यू 0। तो के का मान रखेंगे तो F बराबर के का मान क्या था, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0
क्याऊ जीरो बटा आर स्क्वायर। ये एफ का मान हम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में रख देंगे। तो वो सूत्र क्या था, ई बराबर एफ बटा क्याऊ जीरो। इसका मान रखेंगे के क्याऊ जीरो बटा आर स्क्वायर क्याऊ जीरो से क्याऊ जीरो गया तो के क्याऊ बटा आर स्क्वायर। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक सूत्र और आ गया कूलॉम के नियम से। अब इसमें आपके दो ग्राफ आते हैं, जैसे ये पहला तो हो गया ई और क्याऊ के बीच में। ई और क्याऊ क्या है, ई बराबर क्या था, क्याऊ बटा आर स्क्वायर। तो ये क्या समानुपाती है, समानुपाती के लिए स्ट्रेट लाइन, ई समानुपाती है क्याऊ के। इसके बाद आता है ई और आर के बीच में। ये ई और आर की क्या है, एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी विशेषता में से एक पॉइंट या एक क्वेश्चन आपके आएगा। तो धन्यवाद। वो